हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज में आज से वार पलटवार की राजनीति शुरू हो चुकी है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे को निशाने पर ले रहे हैं और वहीं लगातार इंडियन नेशनल लोकदल भी अपनी दावेदारी ठोक रही है। जरा एक रिपोर्ट आप देखिए। बड़ौदा के चुनावी रण में दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी है। 3 नवंबर को होने वाली वोटिंग के लिए कल सभी दलों के प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कर दिया। जहां बीजेपी ने योगेश्वर को दोबारा चुनावी समर में उतारा, तो वहीं कांग्रेस ने इंदुराज नरवाल पर भरोसा जताया। आज बड़ौदा के रण में कई सियासी हलचल देखने को मिली। आज प्रदेश की बड़ी पार्टियां एक दूसरे पर बाणों की बौछार करती नजर आईं। जहां बीजेपी ने फिर से हुड्डा को आड़े हाथों लिया, वहीं कांग्रेस ने भी एकदम से पलटवार किया। बीजेपी के बड़ौदा से प्रत्याशी योगेश्वर दत्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मुझे बीजेपी ने दोबारा चुनाव लड़ने का मौका दिया। मैं राजनीति में सेवा करने आया हूं। उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कि हुड्डा को बड़ौदा से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने इसकी हमेशा उपेक्षा की है। मेरे को भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा मौका दिया है, इलेक्शन में यहाँ से टिकट दी है मेरे को, और मेरा एक ही मकसद है इस इलेक्शन में और राजनीति में आने का कि यहाँ के लोगों की सेवा करनी, जो भी यहाँ की समस्याएं हैं वो दूर करने की कोशिश करनी। तो तत्परता हूँ, पूरे साल में मैं वो बातें सभी को बताई भी हैं। बस एक ही चीज को लेकर मैं बचपन से चला हूँ, अपनी ईमानदारी पे और कुछ करने के जज्बे पे, और मैं हमेशा ही चाहता हूँ कि कुछ बड़ा और अच्छा करना चाहिए। वहीं कृषि मंत्री JP दलाल ने कहा कि बड़ौदा हलके के विकास के लिए करोड़ों रुपए की घोषणा की गई। उन्होंने कहा कि हलके में आचार संहिता हटते ही इनको भी पूरा करने का काम किया जाएगा। उन्होंने बड़ौदा की जनता से योगेश्वर दत्त के पक्ष में वोट करने की अपील की। तो कन्याओं के लिए कॉलेज मंजूर किए थे जो शुरू हो चुके हैं, ये वायदे नहीं है, ये चीज जो है धरातल पे आ चुकी है। कल की कैबिनेट हमने वायदा किया था कि जनता बटाना कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाएंगे। पहली हमारी कैबिनेट मीटिंग थी, कैबिनेट में एजेंडा था। अधिकारियों ने कहा जी ये कोड उसका आचार संहिता का उल्लंघन है, आप नहीं कर सकते, इसलिए हमने उसको रेफर किया है। हमने कोई देरी नहीं लगाई, सारी कार्रवाई हमारी एक कार्य प्रणाली ये है कि घोषणा करके काम नहीं चलते, मंजूरी करके घोषणा करते। और बड़ौदा हल्के के अंदर जो भी कुछ आपकी जानकारी में आई है वो हर चीज मंजूर हो चुकी है। विकास के कामों के टेंडर हो चुके हैं, ठेके उठ चुके हैं, काम भी आपको होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी के वारों पर कांग्रेस ने भी जमकर पलटवार किया और मोर्चा संभाला कांग्रेस की नेता गीता भुक्कल ने। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि बड़ौदा की जनता सरकार को करारा सबक सिखाएगी। जनता अब बीजेपी JJP के झूठे वादों में नहीं आएगी। बड़ौदा उपचुनाव इंदुराज नरवाल हमारे भाई आने वाली 3 तारीख को भारी मतों से जब उनके पक्ष में हाथ के निशान का बटन दबेगा, 10 तारीख को जो नतीजे आएंगे, भारी मतों से कांग्रेस पार्टी जो है ये सीट जीतने जा रही है। और आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का, कांग्रेस पार्टी का पूरा आशीर्वाद हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को है। हम लोग सब मेहनत भी करेंगे, लगेंगे भी, बीजेपी का झूठ का पर्दाफाश भी करेंगे कि वो केवल और केवल उपचुनाव होने की वजह से झूठे वायदे आपके साथ कर रहे हैं। उसके बाद ना कोई यहाँ पर उससे पहले कोई झांका, ना ही कोई। उधर अभय चौटाला ने भी बड़ौदा उपचुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस दोनों पर जमकर प्रहार किए। उन्होंने पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा को घेरते हुए साफ कहा कि बड़ौदा टिकट में हुड्डा की अनदेखी हुई है। उन्होंने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि बड़ौदा में बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ेगा। आज प्रदेश की राजनीति में बीजेपी को एक झटका भी लगा। कुछ दिनों पहले बीजेपी से नाता तोड़ने वाले पूर्व विधायक श्याम सिंह राणा ने इनेलो का दामन थाम लिया। OP चौटाला की अगुवाई में इनेलो की सदस्यता मिलने पर श्याम सिंह ने सबसे पहले बीजेपी कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि दोनों दल किसानों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। हम समझते हैं कि चौधरी देवीलाल जी के विचार की पार्टी सारे देश में किसानों के साथ डटकर खड़ी हो और इस बिल का विरोध करके किसानों को मदद करे। हम चाहते हैं, इसीलिए हमारा आज का जो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर इंडियन नेशनल लोकदल के अंदर शामिल हुए। चौधरी देवीलाल जी ने हमेशा किसान के हित की, किसान कैसे मजबूत हो, गरीब कमजोर आदमी कैसे
जमीनी स्तर से ऊपर उठ सके, कैसे उसको राजनीति में उसका हिस्सा मिल सके। उन्होंने हमेशा इस बात को लेकर के लोगों के बीच में रह करके बड़े बड़े पदों को त्याग करके किसान को मजबूत बनाने का काम किया। चौधरी देवलाल जी की नीतियों में आज विश्वास व्यक्त करते हुए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के नेतृत्व में राणा साहब आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। हम इनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बड़ौदा उपचुनाव का सियासी गणित फिलहाल थोड़ा उलझा हुआ सा नजर आ रहा है। एक तरफ बीजेपी जेजेपी का गठबंधन जिसने राजनीतिक धुरंधरों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया, तो वहीं कांग्रेस ने जाट वोट के फैक्टर को फिर से भुनाने की मुहिम छेड़ रखी है। इनेलो भी हरियाणा के सियासी रण में वाइल्ड कार्ड एंट्री करना चाहती है। आखिर ये ऊंट किस करवट बैठता है, इसका पता तो 10 नवंबर को चुनाव परिणाम के दिन ही लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए, तो ये बड़ौदा का जो महासंग्राम है वो अब धीरे धीरे शुरू हो चुका है, क्योंकि नामांकन दाखिल हो चुके हैं और अब उसके बाद बहुत सारी चीजें नजर आने वाली हैं। सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन आज जो हमने आपके सामने सवाल जो कि कार्यक्रम की शुरुआत में पूछा था, वही सवाल एक बार फिर से आपके सामने रखते हैं। सवाल ये कि क्या कांग्रेस की गुटबाजी बड़ौदा उपचुनाव में उसके लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है? यदि आपको लगता है वाकई में ऐसा है तो हाँ के लिए आपको यस टाइप करना है, ना के लिए आपको नो टाइप करना है और जल्दी से हमें भेज देना है। और जो सवाल आप अपनी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं उसका जवाब जो आप सभी के द्वारा दिया जाएगा कार्यक्रम के आखिर में हम आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन बड़ौदा के इस सियासी दंगल के अंदर जब एक तरफ खिलाड़ी मैदान में उतरा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ अब लगातार बयानों के तीर चल रहे हैं। बयानबाजी बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक हो रही है। इंडियन नेशनल लोकदल दावेदारी इसमें अपनी पेश कर रहे हैं। वहीं साथ ही साथ इसमें और भी निर्दलीय उम्मीदवार हैं जो कि ये मान करके चल रहे हैं कि किसी भी राजनीतिक दल की अगर जीत हार होती है तो उसमें उनकी कितनी भूमिका होती है या वोट परसेंटेज उनके पास कितना पहुंचता है, कितनी वोट। जैसा कि कई बार कहा जाता है कि चुनावों में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि बहुत हद तक वोट शेयर ले जाते हैं। कई बार इसका जिक्र होने लगता है कि वोट कटुआ। तो क्या वाकई में निर्दलीय कैंडिडेट यहां पर एक निर्णायक भूमिका में नजर आएंगे? कितनी वोट वो लेकर के जाएंगे और किसको कितना नुकसान पहुंचाएंगे? ये बहुत सारे सवाल हैं। जरा उन्हीं सवालों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले आज के खास मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। राजनीतिक विश्लेषक सोमवीर आर्य जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सोमवीर जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जननायक जनता पार्टी से प्रवक्ता दलबीर धनखड़ जी हमारे साथ कार्यक्रम में, बहुत स्वागत है सर आपका। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता खालिद चहलका जी हमारे साथ कार्यक्रम में है। खालिद जी, बहुत स्वागत है आपका। और इंडियन नेशनल लोकदल से प्रवक्ता सुखवंत सिंह जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सुखवंत जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मैं खालिद चहलका जी शुरुआत आपसे ही कर रहा हूं कि बार बार ये कहा जा रहा है, चाहे बीजेपी हो चाहे आईएनएलडी हो, ये कहा जा रहा है कि एक तो टिकटों के बंटवारे में कांग्रेस के जो बड़े प्रदेश स्तर के दिग्गज नेता हैं उनकी नहीं चली। तो अब ऐसे में जो नतीजा जींद के अंदर देखने को मिला था, यही अब बड़ौदा के अंदर में भी देखने को मिल सकता है। इस बात को लेकर के संभावनाएं जताई जा रही हैं। ये कहा जा रहा है गुटबाजी ज्यादा हावी है। शुभेंदु जी, सबसे पहले आपको मैं नवरात्रों की बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ आपके चैनल को और आपके दर्शकों को। शुरू में जब चुनाव घोषणा हुई उसके तुरंत बाद से हरियाणा के मुख्यमंत्री क्या कह रहे थे कि हमारा एक सामान्य कार्यकर्ता कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री या किसी बड़े लीडर को हराने की क्षमता रखता है। हमने पहली पटकनी भाजपा को दे चुके हैं। हमारा उनके हाई प्रोफाइल, जिसका हम भी सम्मान करते हैं, योगेश्वर पार्टी का उनको टिकट दिया है और उनके सामने हमारा एक बहुत सामान्य से कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है, जो बड़ौदा का अपना बेटा है, अपना बच्चा है, जो रात दिन बड़ौदा की गलियों में खेला है, बड़ा हुआ है और उनका एक सेवा को लेकर एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड उनका वहां बड़ौदा के अंदर है। तो ये जो, और दूसरी जो बात आई आपकी कि आपस में गुटबाजी, ये दूसरे दलों का एक फैलाया हुआ, मैं समझता हूं कि इसको एक अपनी कमियों को छुपाने के लिए आप हमेशा दूसरे पे उंगली उठाते हैं। एक अमूमन ये बात हुई है कि जब कभी आप अपनी कमियां छुपानी होंगी तो आप दूसरे ऊपर उंगलियां उठाएंगे। ये चीजें कहीं सार्वजनिक इस तरह, और जैसे आज आपने ही दिखाया कि बीजेपी का एक पुराना कार्यकर्ता उसमें चला गया, आईएनएलडी में चला गया, तो ये चीजें हमारे पार्टी के अंदर नहीं है। ये सब चीजें अफवाहें हैं, कोई चीज सामने कहीं से या कोई इस तरह की कोई नहीं है कि आप तो दाव उस चेहरे पर लगा रहे थे जो कि दूसरे दल में था। नहीं, ये तो चर्चाएं बहुत जोरों पर चल रही थी। डॉक्टर नरवाल का नाम जो चल रहा था जी, तो वो तो नाम यही था ना, भारतीय जनता पार्टी में वो थे, लेकिन आपके पार्टी के भीतर उस नाम को लेकर के चर्चा जोरों पर थी।
वो तो एन वक्त पर चेंज हुआ। ये आप कह रहे हैं ना, ये आप कह रहे हैं पार्टी के अंदर कोई भी आदमी, जो हमारी पार्टी के कार्यकर्ता, टिकट बहुत लोग मांग रहे थे, बाहर के लोगों को भी आस्था थी कांग्रेस में, लेकिन उन लोगों ने, हमारी पार्टी ने उचित नहीं समझा कि जो कांग्रेस के हम कार्यकर्ता को वेटेज देंगे। हमारी प्रदेश की अध्यक्षा ने ये साफ साफ कहा कि हम अब इस चुनाव से लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रबल तरीके से उस नाम को आगे बढ़ा रहे थे। कल की हमारी इसी डिबेट के अंदर आपकी पार्टी के एक प्रवक्ता ने खुद ये माना कि नाम का वहां पर चल रहा था, उनके नाम आगे चल रहा था, लेकिन एंड वक्त पर चेंज हो गया। ये उन्होंने खुद माना है, आप इनकार कर रहे हैं। नहीं, आप समझिए, जब सामने वाला आके कह रहा है कि मुझे कांग्रेस ज्वाइन कराइए और मुझे पार्टी का टिकट दीजिए, वो उसके लिए कोई पाबंद थोड़ी है। हमारी पार्टी जो है, अगर कोई अपना दल छोड़ के, चर्चा तो चल रही थी ना, अगर अपना दल छोड़ के कोई हमारे साथ आना चाह रहा है, उसने भी इच्छा जताई थी, वो चीज आपके सामने जरूर रखी होगी कि कोई दूसरे दल से आके हमारी पार्टी के अंदर इच्छा जाहिर करता है, वो चीज रखी होगी आपके सामने। लेकिन जहां से चलने की बात है, आपके पास ये कहने के लिए दूसरे दलों के लिए ठीक है, हमारे कांग्रेस पार्टी ने जो फैसला किया है, एक सामान्य हमारी कांग्रेस पार्टी की जो हमारा मेन मुद्दा था हमारा यह था कि हमारा कांग्रेस पार्टी के किसी सामान्य कार्यकर्ता को हम वो टिकट देंगे, क्योंकि भाजपा शुरू से ये कह रही थी कि हम एक सामान्य कार्यकर्ता को टिकट देंगे, और कांग्रेस का पूर्व मुख्यमंत्री है, कोई बड़ा नेता हमारे सामने आता है, लेकिन हमने पहली पटकनी, आप इसको समझ लीजिए। कांग्रेस माफी मांगेगी बड़ौदा की जनता से। योगेश्वर दत्त ये कह रहे हैं कि आपने यहां पर विकास का कोई काम नहीं किया, आपको माफी मांगनी चाहिए बड़ौदा की जनता से। पिछले 6 साल से भाजपा की सरकार है, पिछले 6 साल से हरियाणा में भाजपा की सरकार है। क्या चुनाव घोषित होने से पहले एक दिन भी मुख्यमंत्री बड़ौदा में गए? भाजपा इसको बता सकती है? एक दिन भी गए? और जहां तक हमारे विकास कार्य, देखो योगेश्वर जी, कोई भी राजनीतिक दल अपने आप में स्वतंत्र है, वो किसके बारे में क्या बोलता है, लेकिन सच ये है कि जो वहां कुछ हुआ कांग्रेस पार्टी ने किया, इतना सारा एक बहुत लंबी लिस्ट है, अगर उस लिस्ट को हम गिनाने लगे तो उसमें एक बहुत लंबा समय लगता है। इस विकास की क्या है, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, ये स्वास्थ्य, इन सभी चीजों में कांग्रेस पार्टी ने काम किया है, तो माफी किसी चीज की? योगेश्वर जी को शायद वो ठीक है, हमारी देश के मान सम्मान उन्होंने बढ़ाया, एक अच्छे प्लेयर है, लेकिन राजनीति में बिल्कुल नए हैं, और राजनीति की अभी उनको ये चीजें, विकास और ये चीजें शायद समझ नहीं आई हैं। वहां जो कुछ हुआ है, ठीक है, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, सड़क को लेकर, बिजली को लेकर, पानी को लेकर, वहां जो भी कुछ हुआ है सभी कुछ कांग्रेस ने किया है, उसकी एक बहुत लंबी लिस्ट है। तो ये उनका कहना, हम इसमें कतई इत्तेफाक नहीं रखते। जो कुछ किया वो कांग्रेस ने किया, वहां जो भी कुछ उससे पहले तक कुछ नहीं हुआ, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। नहीं, वहां जो भी कुछ किया, जो हमारा 10 साल का शासन था कांग्रेस का, हम उसके लिए जवाबदेह है ना, हमने वहां काम किया है, उसके हमारे पास लिस्टेड है। ठीक है, मतलब वो ऐसे नहीं है कि बातों में है, वो लिस्ट है वहां पे समय के साथ। दलबीर जी, मैं जल्दी से आपसे रिएक्शन लेता हूं। मैं सुखवंत जी आपके पास आऊंगा उसके बाद। दलबीर जी, ये कहा जा रहा है कि हमने तो विकास के काम किए हैं, लेकिन बीजेपी जो बार बार कह रही है कि आप बड़ौदा में आएंगे तो बड़ौदा की जनता से आप पहले माफी मांगेंगे, आप पहले ये तो बताइए कि आपने 10 साल में यहां पर क्या किया। तो ये तो कह रहे हैं कि हमारे पास तो पूरी कामों की लिस्ट है। सवेंदु जी, पूरा हरियाणा जानता है 10 साल के काल में माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या काम किए, कहां की, और तक से बाहर निकले ही नहीं। सोनीपत और झज्जर उन्होंने जोड़ के जरूर रखा है, बाकी काम जैसे हो सबको पता, सब जानते हैं। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने बात उठाई जो उसका, और मेरे भाई ने, खालिद जी ने जो जवाब दिया, हैरानी होती है मेरे को। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि भाई मैं माफी मांगता हूं और मुझे बड़ा दुख है, डॉक्टर नरवाल के लिए मैं आखिर तक लड़ा। वो तो रिकॉर्डिंग को सारे घूम रही है, मेरे कहने की जरूरत नहीं है। और 15 तारीख की रिकॉर्डिंग है, 15 तारीख में मतलब उन्होंने वायदा कर रखा था, और टिकट 14 तारीख को तय करके साइन करके शैलजा जी के सब वो लेटर सब जगह घूम रहे हो, तो कोई कहने की जरूरत ही नहीं है। तो अजीब स्थिति है कांग्रेस की, कांग्रेस के साथ बड़ी समस्याएं हैं। आप फिर मान के चलिए, जैसे जींद का बाई इलेक्शन था, वही स्थिति कांग्रेस की होने वाली है, आप देख लीजिए। हुड्डा साहब के साथ अब दोहरा सामने आ गया, वो क्या करें? जींद में तो खेल खेल गया अपना, अब रोहतक, सोनीपत में क्या करें, बड़ौदा में क्या करें, ये इनके लिए समस्या है। और मैं तो फिर भी कहता हूं, अच्छा चुनाव लड़ना चाहिए, कांग्रेस हो, इनेलो हो, हमारा गठबंधन हो, बढ़िया चुनाव लड़े, अपने अपने काम सब बताएं। अपने समय में सरकार इनेलो की भी रही है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, उस समय भी
बड़ौदा में क्या काम हुए वो बताएंगे, कांग्रेस अपने 10 साल के बताएगी, 5 साल की बीजेपी बताएगी, 1 साल का हम गठबंधन बताएंगे। बताना भी चाहिए और जनता को पता लगना चाहिए किसने क्या काम किया है, किसानों के लिए किसने क्या किया, इंडस्ट्रियां कौन ला सकता है, बिजली कौन दे सकता है, पानी कौन दे सकता है, रोड कौन बनवा सकता है, शिक्षा के साधन कौन बढ़ा सकता है, जनता को पता भी लगना चाहिए। ये मैं कह रहा हूं खुली डिबेट होनी चाहिए, आप लोगों को भी वहां खुली डिबेट लगा के लोगों को भी साथ बैठाना चाहिए। 10 साल में क्या होया, 5 में क्या होया, 1 में क्या होया, पहले 5 में क्या हो, बिल्कुल पता होना चाहिए ताकि लोगों को कोई भ्रम ना रहे और लोगों को कोई बहका ना सके। आप अपनी बात सब रखें और लोगों तक हर एक बात जाए। और जहां तक मैं फिर कहता हूं भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक दबाव में, इसमें कोई शक नहीं, हाईकमान ने उनकी बात नहीं मानी, वो डॉक्टर नरवाल को दिलाना चाहते थे टिकट, वो साफ बोल रहे हैं, वो तो रिकॉर्डिंग है, कहो तो मैं दे दूं आपको, वो साफ कह रहे हैं मुझे बड़ा दुख है मैं टिकट नहीं दिला पाया। ये एक चिंता का विषय है कि इस तरह की बातें बाहर आती हैं, ये चिंता का विषय, ये नहीं होनी चाहिए। अब हम भी गठबंधन में गए हुए हैं, हमारी दोनों पार्टियों ने साझा उम्मीदवार है, दोनों मेहनत करेंगे, अपने कैंडिडेट को जिताएंगे, अपनी खूबियां बताएंगे, विपक्ष की कमजोरी बताएंगे, विपक्ष ने क्या नहीं किया वो बताएंगे, ये हमारी बताएं, हम इनके बताएं। हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, बाई इलेक्शन है, इस एक इलेक्शन से मैं फिर कहता हूं ना किसी की सरकार बन रही है ना गिर रही है, परंतु अपनी अपनी जनता के बीच में बात रखनी चाहिए हमने पॉजिटिव वे से। हुड्डा साहब दबाव में है खालिद जी? ये हुड्डा साहब ने क्या हमारे प्रवक्ता साथी को कोई चिट्ठी भेजी है कि हम दबाव में चल रहे हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि जो जेजेपी को, तो इस समय जेजेपी के पास जनता के लिए जवाब ही नहीं है, हरियाणा की जनता के लिए कोई जवाब नहीं इनके पास। ये जो गठबंधन है इसका आधार क्या है, ये आधार के बारे में कभी बताएंगे हरियाणा की जनता को कि इस गठबंधन का आधार क्या है? क्या सौदेबाजी है? किस स्तर की सौदेबाजी है वो बतानी चाहिए हरियाणा की जनता को कि हम ये गठबंधन हमारा किस आधार का है और किस आधार पर हम जीतने की बात कर रहे हैं। जो माफी की बात है, क्या दबाव है? नहीं, कोई दबाव नहीं। हमारी कांग्रेस लीडरशिप पे किसी तरह का कोई दबाव नहीं है। जब वो ये कहते हैं कि मैं आखिर तक लड़ा और टिकट नहीं दिला पाया, आप समझिए मेरी बात को। कोई आदमी, मैंने आपसे पहले कहा, अगर कोई आदमी किसी पार्टी का हमारे पास आ रहा है और उसकी बात अगर नेता पार्टी फोरम में रख रहा है तो उसमें दिक्कत कहां है? दिक्कत कहां है? लेकिन पार्टी ने, मैंने पहले कहा कि हम पहली पटकनी ये दे चुके हैं कि जहां उनका ये सवाल था कि हम एक सामान्य कार्यकर्ता को बीजेपी के सामान्य कार्यकर्ता को कांग्रेस के उप मुख्यमंत्री से लड़ाएंगे, तो हम पहली पटकनी ये दे चुके, हम बड़ौदा के बेटा और बड़ौदा का एक सामान्य कार्यकर्ता हम बीजेपी के सामने खड़ा कर चुके हैं। और ये पता लगेगा, चलिए पटकनी काम किसको देगा? एक सेकंड खत्म कर दूं। जहां 50 गांवों में जेजेपी और भाजपा को नहीं आने का एक तरह से जनता ने वहां पर बोर्ड लगा रखे हैं, तो ये समझ नहीं आता कि उनका आधार क्या है, गठबंधन का आधार क्या है और जीतने का आधार क्या है। ये समझ से बात बाहर है। ये बार बार कहा जाता है कि अब बड़ौदा के अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा। मैं दलबीर जी, वहां बड़े बड़े पोस्टर लगे, ये बार बार ये हर राजनीतिक दल की तरफ से सवाल उठा दिया जाता है। मैं जवाब लूंगा, लेकिन जरा सुखवंत जी को मैं चर्चा में शामिल करता हूं। सुखवंत जी, ये अब जिस तरीके से दावेदारी पेश की जा रही है, आप भी कह रहे हैं कि बहुत हद तक जो है इस बार जीत के आसार हैं, आपको ये उपचुनाव किस तरीके से नजर आ रहा है? टर्निंग पॉइंट है इस उपचुनाव के बाद? देखो शुभेंदु जी, सबसे पहले तो एक बात समझिए आप कि जो आपने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा जी दबाव में है, वो निश्चित रूप से हैं। मैं इस बात को प्रूव करने की कोशिश करता हूं जी। आप अभी गीता बुक्कल जी की स्टेटमेंट आपने दिखाई, उनको क्या कहने की आवश्यकता पड़ी कि इन भूपेंद्र हुड्डा जी का आशीर्वाद इस कैंडिडेट के ऊपर है, मतलब साइकोलॉजिकल रूप से नहीं है और उसको शब्दों के साथ दिखाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी, कल भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा जी दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित कर रहे थे, कहां पे थे मेरे को पता नहीं, लेकिन भूपेंद्र जी साफ कह रहे थे कि मैं कपूर नरवाल से बात करूंगा कि वो निर्दलीय के रूप में अपना विड्रॉ कर ले। अब एक बात बताइए, उनका कनेक्शन है, उनको ये है कि कपूर नरवाल जी उनकी बात मान लेंगे, तभी तो उन्होंने ये कहा प्रेस के सामने। ये सब सारी बातें ये दिखाती हैं कि निश्चित रूप से भूपेंद्र हुड्डा जी कपूर नरवाल के लिए ट्राई कर रहे थे, और ये जो अब प्रेजेंट टिकट मिली है ये किसी दूसरे गुट ने दिलवाई है, वो तो ये जाने कि इनका आंतरिक इनकी क्या स्थिति है। लेकिन निश्चित रूप से भूपेंद्र हुड्डा जी को इस मामले में पटकनी मिली है और वो अपने कैंडिडेट को टिकट नहीं दिलवा पाए। जहां तक दूसरी बात है, अभी जेजेपी के प्रवक्ता साथी बोल रहे थे, जहां तक बीजेपी की बात है, जेपी दलाल जी को मैंने सुना अभी आपके इसी कार्यक्रम में, वो कह रहे हैं कि हमने विकास किया। देखो शुभेंदु जी, किसान का विनाश करके आप किसी विकास की बात नहीं कर सकते। अब जो बीजेपी ने जो रिसेंटली 3 अध्यादेश कानून जो बने हैं, जो डेथ वारंट किसान का जारी किया है, उसको कह करके आप लोगों को बहका नहीं सकते कि हमने आपका विकास किया। ये कॉलेज स्कूल ये पता नहीं ये बनवाएंगे कि नहीं बनवाएंगे, लेकिन किसानों का विनाश इन्होंने कर दिया। और जेपी दलाल जी तो वो व्यक्ति हैं जिनके विरुद्ध गांव के गांव खड़े हुए
और आगे भी इनके जो नेता हैं वो गांव में कैसे घुसेंगे, मेरे और आपके लिए रिसर्च का विषय होगा कि वो किस प्रकार से गांव में जाएंगे। अब मैं ये कहता हूं कि दोनों ही पार्टियां घुटनों पर हैं, दोनों ही पार्टियां जींद बाई इलेक्शन की जैसे जेजेपी के साथी ने कही, तो निश्चित रूप से जो उनकी आंतरिक कांग्रेस की गुटबाजी है वो यहां भी अपना रोल प्ले करेगी जिस प्रकार से जींद में किया। अब मैं ये कहता हूं कि इन सब सारी सिचुएशन में लोगों की आशाओं का केंद्र एकमात्र इंडियन नेशनल लोकदल है। और मैं कांग्रेस के अपने प्रवक्ता साथी को बता दूं, वो सामान्य और एक नॉर्मल घर की बात करते हैं, तो हमारा कैंडिडेट भी नॉर्मल और सामान्य घर का है, जो पुराने समय से बड़ौदा में संघर्षशील रहा है। इन वाला तो पता नहीं था कि नहीं था, लेकिन हमारे वाला था। ठीक है, तो ये बात है। दूसरी, इंडियन नेशनल लोकदल को लोग इसलिए वोट देंगे कि उन्होंने देखा कि किस प्रकार से किसानों की आवाज को, जन सामान्य की आवाज को चौधरी अभय सिंह चौटाला ने विधानसभा से लेकर सड़क तक उसको उठाया है। और उसके साथ लोग अब ये चर्चाएं हरियाणा में चलने लगी हैं कि भाई अभय सिंह चौटाला के साथ कुछ और विधायक वहां पे होते तो निश्चित रूप से इस सरकार का चलना वो मुहाल कर देते, और इसी वजह से बड़ौदा की जनता उनको एक साथी देगी। मैं जरा खालिद जी से जवाब ले लेता हूं, उसके बाद मैं दलबीर जी आपसे जवाब लूंगा, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि एंट्री बैन कर दी जा रही है, विरोध हो रहा है, उस पर जवाब दूंगा। लेकिन ये दबाव का सवाल तो खालिद जी बार बार ये उठ रहा है, ये दबाव अब तो मानिए अब आप नहीं, आप समझिए। हाँ, मैं सुखवंत जी की बात को, अब सबसे पहले सुखवंत जी ने सबसे पहले हुड्डा जी का जिक्र किया। आप दबाव की बात कर रहे हैं या हरियाणा के हित की बात कर रहे हैं? ये मैं ये कहता हूं कि तीनों दलों का अंडरग्राउंड एक साझा एक प्रभु है इनकी, एक आईएनएलडी, जेजेपी और भाजपा, तीनों की मिली भगत है और तीनों ही जनता के सामने। 15 साल से जो पार्टी हरियाणा में नहीं है, आप आईएनएलडी से पूछिए, वो तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस बीजेपी एक बात है, वो राज्यसभा के चुनाव की बात करें ना। अरे मैं आपको बताऊं, जब आप नेता प्रतिपक्ष थे उस समय आपने राष्ट्रपति चुनाव में क्या किया था, ये देखो। राज्यसभा के चुनाव में आप लोगों ने क्या किया? आज की सुखवंत जी, आप बात आज आपने सबसे पहले हाँ, मैं जवाब दूंगा। आपने सबसे पहले कहां से शुरू किया कि हुड्डा साहब दबाव में? मैं जवाब, आप हुड्डा साहब की चिंता कर रहे हैं कि बड़ौदा की जनता की चिंता कर रहे हैं कि हरियाणा की चिंता कर रहे हैं? आपने कभी भी अपने परिवार के लोग जिन्होंने पार्टी को अलग किया है, जिन्होंने अपने परिवार को तोड़ा है, उनके बारे में आप नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि आज कौन है मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री कहने को भाजपा का है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन है? दुष्यंत जी मुख्यमंत्री हरियाणा का, वो कागजों में उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो है मुख्यमंत्री। और उसके इन्फ्लुएंस में आपके सभी, आपकी आईएनएलडी, भाजपा, जेजेपी, सभी लोग उसमें दबाव में हैं। दबाव हुड्डा साहब पे नहीं है, दबाव आप लोगों के ऊपर है। दबाव अगर कोई है तो दबाव आप जो आप आम कार्यकर्ता, एक मिनट, ये आम कार्यकर्ता की बात करते हैं जिनके पिताजी गांव में प्रधान रहे हों, जो खुद जिला परिषद सदस्य रहे हों, उनका बेटा जिला परिषद सदस्य, इससे ज्यादा आम क्या होगा? पार्टी के बीच में आप कैसे जीतते हैं पंचायत चुनाव? बिल्कुल आम आदमी पंचायत चुनाव जीतता है। मैं शुभेंदु जी, खालिद भाई का जवाब दूंगा। सोमवीर जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। हाँ, देखो, जहां तक इन्होंने जेजेपी की बात उठाई कि उस पर आवाज नहीं उठाते, लगातार आपकी डिबेट में भी चौधरी अभय सिंह चौटाला भी, हम हर प्रकार से उनकी पोल खोलते रहते हैं। और ये क्योंकि सवाल था, आपकी तरफ से ये सवाल था और ये रिलेवेंट सवाल यहां पे चला हुआ था, इसलिए मैंने ये बात कही। और एक बात और है, बड़ौदा की जनता तक और हरियाणा प्रदेश की जनता तक अगर फैक्ट चला जाए, अगर सच्चाई चली जाए, तो उसमें खालिद भाई को तकलीफ क्यों है? अगर कांग्रेस में कहीं कोई गड़बड़ है तो वो भी लोगों के सामने डिस्कस हो। बीजेपी में कोई चीज, आप तो कहते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी एक ही है, अगर कभी ऐसा मौका आएगा तो दोनों साथ में होंगे। मैं निश्चित रूप से, मैं आपको पिछले प्रीवियस हिस्ट्री के हिसाब से कह रहा हूं। अब इन्होंने राष्ट्रपति जी के चुनाव का जिक्र उठाया, क्योंकि दो कैंडिडेट थे, हम किसी को समर्थन दे सकते थे, हमने एक का चुनाव किया। लेकिन राज्यसभा के चुनाव में भूपेंद्र हुड्डा जी ने क्या किया? जब उनकी पार्टी की तरफ से व्हिप जारी होने के बाद उन्होंने स्याही बदलकर वो सब पूरे हरियाणा में देखा, वो क्या चीज थी? वो मैं 10 उदाहरण दे सकता हूं जहां पे भूपेंद्र हुड्डा जी निश्चित रूप से बीजेपी और संघ के साथ मिले हुए दिखाई देते हैं। ठीक है दलबीर जी, जरा एंट्री बैन को लेकर के बहुत सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने भी ये सवाल उठाया, सुखवंत जी भी बार बार ये कह रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की या फिर जननायक जनता पार्टी के अगर कोई भी नेता जाते हैं या जाएंगे आने वाले समय में भी, तो उनका विरोध होगा, खास करके कृषि कानूनों को लेकर के। शुभेंदु जी, मैं अपने दोनों भाइयों को और प्रदेश की जनता सुन ली सबको बताना चाहूंगा, पिछले 2-3 महीने से हमारे नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी हर गांव में गए हैं, दिग्विजय जी हर गांव में गए हैं, हमारे बड़े नेता उपाध्यक्ष वरिष्ठ डॉक्टर केसी बांगड़, सब हम लगे हुए हैं। और आम कार्यकर्ता हम जैसे पिछले 2-3 महीने से हम तो लगे हुए हैं। हमें इस तरह का कोई विरोध नजर हमें नहीं आया, मेरे साथियों को आ रहा है। तो ये कह सकते हैं हमारे को किसी घर में, किसी परिवार में, किसी गांव में जाने में अभी तक कोई तकलीफ नहीं है और ना होने वाली, क्योंकि हम जनता के बीच के लोग हैं, जनता के काम करते हैं। मैं बड़ा हैरान होता हूं कई बार, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को मैं बहुत आदर मान करता हूं, उनकी पैरों में बैठ के मैंने राजनीति की है और मैं उनको आदर मान करता हूं।
वो एक बात कहते थे, ये काली भेडें भाई वापिस नहीं आ जा, जिसके लिए सबसे ज्यादा बोला था उन्होंने राठी साहब के लिए, जो आज इनके प्रदेश के अध्यक्ष हैं। हम हाजिर थे उसी नेलो में जब वो बोलते थे भाई ये राठी वापिस नहीं आ जाए, काली भेड़ बोलते हैं, चौटाला साहब की एक लैंग्वेज है, काली भेड़ वापिस नहीं आ जाए और आप सिफारिश मत करना। वो आज प्रदेश के अध्यक्ष बने हुए हैं। तो इन नेलो का तो कोई देखो जनाधार है नहीं। मैं तो फिर कहता हूं, माफी के साथ कहता हूं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के पैरों में बैठ के मैं राजनीति की उनका बहुत मान सम्मान करता हूं, परंतु अपनी बात पे कभी इन्हें लोग टिक ही नहीं सकती। चौधरी अभय सिंह की तो कोई जबान ही नहीं है, कहेंगे जबान की बातें। कभी तो कहते हैं मैं संन्यास ले लूंगा अगर कोई भी परिवार का सदस्य अगर विधानसभा में चला गया, तो ये बात तो मत आओ। कल बलराज कुंडू जी हैं, इंडिपेंडेंट का कैंडिडेट का पर्चा भरवाने जब गए हैं, वहां भी आपने सुना होगा कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ता उनको भी उल्टा सुल्टा बोल रहे थे। कहीं कोई बात दलाल साहब के साथ होगी तो होगी, जेजेपी के साथ, और मैं तो अभी भाजपा के भी कोई कार्यकर्ता के साथ इस तरह की नहीं देखी है कोई इस तरह की बात। हम तो धड़ल्ले से वहां जा रहे हैं मेरे भाई, 2 महीने से पिछले, और जाते रहेंगे, पहले भी जाते रहे। 32,500 वोट हमने पाई थी, तीसरे नंबर पर हम आए थे और हमें बड़ा मान सम्मान उस इलाके ने दिया है। तो हम तो वैसे के वैसे काम कर रहे हैं समेंदु जी, और ऐसे करते रहे। ठीक है, जरा सोमवीर जी से रिएक्शन ले लेता। सोमवीर जी, ये राजनीतिक रूप से जो बयानों के तीर चल रहे हैं, इससे किसी भी राजनीतिक दल को फायदा होगा या नुकसान? देखिए शुभेंदु जी, जैसे सर्वविदित है कि इस इलेक्शन से, इस सीट के हारने जीतने से सरकार पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन हर पार्टी कसौटी नापी जाती है। जो सीटिंग एमएलए है जिस पार्टी का, उसकी नापी जाती है कि भाई ये इसके साथ कितनी जनता अभी तक साथ है, और जो सरकार है इसके काम की एक कसौटी है, एक ये गणना होती है। तो एक तो ये सर्वविदित है। तो दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं वो ये है कि अगर हम इस बाई इलेक्शन का नक्शे को देखते हैं, पूरी तथ्यों को देखते हैं, तो इसमें एक तो कांग्रेस है जिसके 2 कैंडिडेट है फिलहाल, एक इंदिराजू जी नरवाल और डॉक्टर कपूर नरवाल, दूसरे वो तो एक हो गए, दूसरे बीजेपी अच्छा, के, आप ये कह रहे हैं कि दोनों एक के हैं, और चौथे ये राजकुमार सैनी। हाँ जी, ये राजकुमार सैनी जी। अब आप आजिए कांग्रेस पे। कांग्रेस की पहले पुश्तैनी सीट है, 3 बार सीट जीत चुके। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का सर्वविदित है, ये कोई बहस का विषय नहीं है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का इस इलाके में प्रभाव है और इन्हीं की वजह से जीतता है। लेकिन ये जो कांग्रेस का जो गुटबाजी और एक हाईकमान कमजोर होना, 2 चीज इस कांग्रेस के लिए साइड इफेक्ट है। नीति इलाका कांग्रेस के साथ बंधा हुआ था। कांग्रेस ने हुड्डा साहब के टाइम पे यहाँ पे पहले की बजाय कम से कम कंपेरेटिव, लेकिन सोमवीर जी, मैं एक बात कहते हुए आपको यहाँ पर एक सवाल है मेरा कि अगर इतनी मजबूती थी तो लोकसभा के चुनाव में हार क्यों मिली? वो जब खड़े हुए, अपने चुनाव के लिए खड़े हुए, वो कैलकुलेशन लगती है कि सेंटर में जो नहीं शुभेंद्र जी देखिए, शुभेंद्र जी देखो, वो जो आज वो जनता सैनी हो गई है, बहुत मैच्योर हो गई है जनता, वोटर बहुत वो देखता वो सेंटर के लिए, जो केंद्रीय राज्य के, केंद्रीय सरकार के लिए अलग से वोट होते हैं, कांग्रेस के लिए अलग से होते हैं राज्य के लिए। अब मैं दूसरी बात करना चाह रहा हूं कि कांग्रेस का बड़ा अच्छा है, लेकिन इसके 2 साइड इफेक्ट है। एक गुटबाजी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के फुल नेतृत्व में अगर ये देती होती तो ये सीट इनका निकलने के चांस थे। जैसे हम पहले भी विश्लेषण कर चुके आपकी इसमें डिबेट में कि अगर मेन इलेक्शन में 2019 में हुड्डा साहब को पहले से ही अगर इतना पावर दे दिया होता, इतना चार्ज दे दिया होता, तो 30 की बजाय ज्यादा सीटें बढ़ सकती थी। अब आज आप बीजेपी पे, अब बीजेपी का सवाल जहां तक है, बीजेपी का जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि कुछ सरकार में है, दूसरा ये अनुशासन और मेहनती लोग है, तीसरा इनकी जो सेंटर में हाईकमान बैठी है उसका इंप्रेशन अच्छा, चाइना के साथ लड़ाई समझ लिए, चाहे वो किसी भी तरीके से समझिए। अब इसका जो सेंटर के ही हिसाब से मैं साइड इफेक्ट बताना चाहता हूँ वो ये है कि जो किसानों के 3 बिल आए, पहले अध्यादेश थे वो फिर बिल में कन्वर्ट हो गए, बिल पास हो गया, राष्ट्रपति जी के साइन हो गए। अब ये क्या है कि एमएसपी का सारा झगड़ा था, इसमें एमएसपी पहले कह रहे थे विदाउट विपक्ष है ही नहीं, फिर अगर जब बिल पास हुआ उसके अंदर प्रोविजन दे दिया तो वो कहते हैं जो बचा हुआ है आप एमएसपी में खरीद लो पहले, उसके बाद हम अपना ओपन मार्केट में, उसके बाद जो बचा उसकी एमएसपी की गारंटी दे। ठीक है, यानी कि कृषि कानून नुकसानदायक है। ये बीजेपी जाके समझाए जनता में कि हम इसके लिए उपचुनाव में नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। ये देखिए जो बड़ौदा और बाढ़ा 2 हल्के किसान बहुल एरिया है, इसमें किसान ज्यादा प्रभावित करता है, इसलिए ये बहुत जरूरी है। और दूसरा जो इसका जो बीजेपी का साइड इफेक्ट है, राजकुमार सैनी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, हम कहीं जिक्र नहीं कर रहे इसका,
ये जो है ना, ये भी बीजेपी को थोड़ा नुकसान देगा, क्योंकि देखिए राजकुमार सैनी जी ना, हम चाहे माने ना माने, इन्होंने अपने आप को ओबीसी और जो पिछड़ा तबका है, जो दलित समाज है, उसमें इन्होंने अपनी पैठ बनाई है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए गोहाना पिछली बार 13-14 हजार वोट ले गए थे, तो ये भी जो बीजेपी को नुकसान करेगा, क्योंकि एक जो हमारा समाज है, वहां का जो किसान वर्ग है, जो मुख्य जो वर्ग है, वो उसका इंप्रेशन ये है कि जब भी राजकुमार सैनी जी ने इनके आरक्षण के खिलाफ बोला या दूसरे मुद्दों पर उन्होंने जो जहर उगला विशेष जाति के खिलाफ, तो यानी कि बीजेपी का स्पॉन्सर्ड था, तो वो बीजेपी को ये नुकसान करेगा। ये जितने भी वोट है बीजेपी के आएंगे, ये है इसका कंक्लूजन। अदरवाइज जेजेपी उनके साथ खड़ी है, इन्हें लोग भी अपना जोर लगा रहा है। इन्हें लोग का एक ही है मेन इसमें कि ये किसान का जो मुद्दा है, इसको ये बुला लेंगे तो हो जाएगा इनका पिछली बार से अच्छी जो है ना पोजीशन। ठीक है, यानी कि सभी राजनीतिक दलों के लिए रास्ते तो खुले हैं, लेकिन मजबूती के साथ अपनी दावेदारी को पेश करना होगा। ठीक है सर, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के उस पार जरा मैं खालिद चहलकल जी से इस बात को समझूंगा कि बार बार जब दबाव के लिए कहा जाता है, गुटबाजी को लेकर के जिक्र हो रहा है, तो क्यों है ऐसा, और अगर इस सब से पार पा लिया जाए तो क्या एक अच्छा रास्ता नहीं है कांग्रेस पार्टी के लिए। छोटा सा ब्रेक, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ लगातार कार्यक्रम में बने हुए हैं। जरा खालिद चहलकल जी से एक रिएक्शन। ब्रेक पर जाने से पहले सवाल आपसे किया था सर कि आखिर ये गुटबाजी क्यों, और गुटबाजी का ही नतीजा है कि चुनावों में लगातार परेशानी आपके जो भी कैंडिडेट उतरते हैं मैदान में उनको नजर आती है। और एक बार फिर से जब अब ये बड़ौदा का उपचुनाव हो रहा है, तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही कहा जा रहा है। उड़ती उड़ती आवाज तो कुछ यही है कि कांटा कहां निकलेगा, और जैसा कि जींद में सुनने में आया था। शुभेंदु जी कौन कह रहा है, कौन कह रहा है? भाजपा के नेता कह रहे हैं, जेजेपी के नेता कह रहे हैं, आरएलडी के नेता कह रहे हैं। जनता तो ये बात नहीं कह रही ना। जनता क्या कह रही है? जनता कह रही है कि यहां से कांग्रेस जीतेगी। आपके चैनल पे मैंने देखा कि वो लोग कहते हैं कांग्रेस यहां से 50,000 से जीतेगी। मुझे आप ये बताइए, हमारी गुटबाजी की ये जो ये पार्टियां चिंता करती हैं, हमारी बहुत सम्मानित अध्यक्षा कुमारी शैलजा जी पार्टी की अध्यक्ष हैं, हमारे विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, तो इन लोगों को इसमें समस्या क्या है? ये मतलब ये बहुत समझ से परे की बात है कि ये गुटबाजी की बात कर रहे हैं। क्या इन चीजों का इनके पास क्या जवाब है कि हरियाणा आज बेरोजगारी में 1 नंबर पे है? इसका क्या जवाब देंगे? ये हमारी गुटबाजी को जनता के बीच में जाके बताएंगे कि हुड्डा जी का या किसी दूसरे गुटबाजी है, या ये बताएंगे कि हरियाणा बेरोजगारी में 1 नंबर पे क्यों है, या ये बताएंगे कि जब सामान्य चुनाव विधानसभा का हुआ उसमें जिसको हम जमुना पार करने की बात कर रहे थे, अब हम सब यार हैं, अब हमारे साथ आइए। क्या ये बताएंगे जनता को जाके? बताना इनको ये है, ये नहीं बताना कि वहां गुटबाजी किसकी चल रही है। बताना ये है कि हरियाणा 1 नंबर पे बेरोजगारी में क्यों है, बड़ौदा में 1 साल ये 5 साल में मुख्यमंत्री क्यों नहीं गए। बताना यह है कि हरियाणा और जो चुनाव सामान्य चुनाव हुआ था, जो भाजपा और जेजेपी आज साथ जा रही है, वो कह रही थी कि हम इनको जमुना पार करके आएंगे, तो अब उनको बताना है कि कैसे हम आए हैं। ये नहीं बताना कि गुटबाजी क्या हो रही है। जनता सवाल ये पूछेगी कि हरियाणा बेरोजगारी में 1 नंबर पे क्यों है। हरियाणा की जनता सवाल ये पूछेगी कि आप जिसको ये कहते थे कि ये जमुना पार जाने वाले हैं, अब दोनों यार बन के कैसे आए। हरियाणा की जनता ये पूछेगी। हरियाणा की जनता ये पूछेगी जो किसान बिल जिसको लेकर हरियाणा में चारों तरफ इनके मंत्रियों का, केंद्रीय मंत्रियों का विरोध हो रहा है, जिनको दूसरी पार्टियां कह रही हैं किसान को बेइज्जत कर रही हैं, उनकी तौहीन कर रही हैं, उनको कहते हैं सब कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। यानी हरियाणा क्या है कि हरियाणा और पंजाब क्या है? यहां किसानों की बहुत बड़ी तादाद है और उनको कह रहे हैं कि सब कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। नहीं तो असल में बड़ौदा के अंदर विकास कितना हुआ, सवाल ये उठेगा, या फिर अभी जो किसानों को लेकर के विषय है वो उठेगा, या फिर आपको लगता है कि केंद्र स्तर के जो आज के मसले हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाए? सवाल ये उठेगा कि हरियाणा 1 नंबर पे बेरोजगारी में क्यों है। सवाल ये उठेगा कि जो किसान के लिए इन्होंने जो कानून बनाए हैं किसान को मारने के लिए, किसानी को खत्म करने के लिए, उसमें आप साथ क्यों हैं? जेजेपी छोड़ के क्यों नहीं आती? ये सवाल ये उठेगा। सवाल ये उठेगा कि जो पार्टी पिछले 17 साल से सत्ता में नहीं है, उनका एक विधायक है, वो किस मुंह से हरियाणा में जाता है? जब उनका राज हरियाणा में था तो हरियाणा को पूरे देश में गुंडाराज के लिए जाने जाता था। सवाल ये उठेंगे। हुड्डा साहब के समय में, हुड्डा साहब का जो शासन था उसमें बहुत सारे वहां काम हुए, कोई क्षेत्र नहीं बचा है, कोई एक क्षेत्र नहीं बचा है, चाहे बिजली की बात हो। अगर आप पुराने समय की बात कर रहे हैं तो क्या बेरोजगारी तब नहीं थी? क्या अगर आज के समय की बात कर रहे हैं तो जहां पर कांग्रेस शासित राज्य हैं, क्या वहां पर बेरोजगारी आज नहीं है? 1 नंबर पे हरियाणा क्यों है? बेरोजगार की बात हो रही है कि 1 नंबर पे हरियाणा क्यों है? ठीक है दलबीर जी। शुभेंदु जी, कांग्रेस के मेरे मित्र कई बातें भूल जाते हैं। 2009 में आपने सरकार कैसे बनाई थी?
भजनलाल जी के विधायक तोड़ के, वो बाद में कोर्ट में क्या हुआ वो आपको पता है। 5 साल जब सरकार पूरी हो गई थी, तो आप ऐसी परिस्थिति में ऐसी बातें ना करें, क्योंकि आप उस परिस्थिति से निकले हुए हैं। आपने सेंटर के दबाव से जबरदस्ती विधायक तोड़े और सरकार चलाई। असंवैधानिक सरकार, ये संवैधानिक सरकार है। हमने जनता जो हमारा वोटर था उनसे पूछ के सपोर्ट किया और हम सरकार चला रहे हैं और किसानों का भला कर रहे हैं। शुभेंदु जी, जब हम बात कर रहे थे पिछले 15-20 दिन से आपको इन्हीं बिलों के बारे में बात कर रहे थे, हमने क्या कहा था, किसान धीरे धीरे इस बात को समझ जाएगा। जो सिस्टम है वो पहले से अच्छा 21-19 है। ये हमारा वायदा है, जननायक जनता पार्टी का किसानों से, हरियाणा की जनता से एक वायदा है। आपकी फसल खरीदी जाएगी, आपका पूरा पैसा दिया जाएगा। मेरे मित्र कभी भी आज तक कांग्रेस की एक बात नहीं बता गए, भाई राजस्थान में आपकी सरकार, वहां बाजरा 1200 क्यों बिक रहा है, हरियाणा में 2150 क्यों बिक रहा है। मैं फिर चैलेंज करता हूं, कल फरकनगर में सबसे ज्यादा बाजरा था हमारे इस इलाके में। आप चलिए ना, रेवाड़ी में चलिए ना, कोसली में चलिए ना, बाजरा कैसे बिकता आपको पता तो लगेगा। राजस्थान से आपके मुख्यमंत्री को कृपा करके यहां बुला के किसानों का भला करना है तो राजस्थान में कर लीजिए। आप इन बातों को भूल जाते हो, आप इन बातों को भूल जाते हो। आपके यहाँ कपास 100% खरीदी जा रही है, एमएसपी पर खरीदी जा रही है। मक्का आपका खरीदा जा रहा है। जिन किसानों ने अपनी इच्छा से, जिन ब्लॉकों के लिए तय होया था आप धान नहीं बोएंगे और दूसरी फसल बोएंगे तो 7,000 रुपए मिलेंगे, वो 7,000 रुपए मिलने शुरू हो गए हैं। तो आप मानो किसानों का भला ये सरकार कर रही है। ठीक है, अध्यादेशों में अगर कोई कमी है वो बात हम भी उठाएंगे, बीजेपी का अपना प्रदेश सत्र के लोग उठाएंगे अगर कोई छोटी मोटी कमी है। बाकी जिस तरह से एमएसपी की बात करते हैं, लोकसभा के अंदर माननीय कृषि मंत्री ने साफ शब्दों में कह दिया, ना मंडी खत्म होगी ना एमएसपी खत्म। प्रधानमंत्री जी ने वही बात रखी है, भाई कोई भी मंडी खत्म नहीं होगी और कोई भी एमएसपी खत्म नहीं होगी। कांग्रेस के मेरे मित्र ये बता के जाए, इनके घोषणा पत्र में क्यों लिखा था सारा सब, हम आएंगे तो ये करेंगे। ठीक है, परंतु मैं फिर आज याद दिलाना चाहूंगा, हमारे जितने भी किसान बड़े नेता हुए हैं जो आज इस दुनिया में नहीं है, उनका एक ही सपना था, एमएसपी पे भी बिके, सरकार एक तय करे, इस पे बिकेगा और बार अपनी इच्छा से भाव लगा। जरा खालिद जी से जवाब ले लेते हैं, मैं सुखवंत जी उसके बाद आपके पास आता हूं। खालिद जी, ये जो बात कर रहे हैं, एमएसपी की बात कर रहे हैं, आप इसी महीने का 3/10 का अखबार और मीडिया न्यूज उठा के देखिए। इनका भाजपा का विधायक मंडी में जाता है, उसको किसान अलग से घेरते हैं और वहां के व्यापारी अलग से घेरते हैं, दोनों लोग अलग से घेरते हैं। अखबार में न्यूज छपी है, उनका जो वहां के व्यापारियों ने उनको जो विज्ञापन दिया उसकी फोटो कॉपी मेरे पास, अगर आप देखना चाहें तो। भाजपा के विधायक को किसान अलग से घेरते हैं, व्यापारी अलग से घेरते हैं। जो एमएसपी की बात आ रही है, जब आप एमएसपी, बाजरा कब उठा, 1/9 को आपके किसान ने तैयार कर दिया, 1/9 को बाजरा उसमें आ गया, फसल तैयार होगी। ये कब खरीद रहे हैं? 1/10 को खरीद रहे हैं। 1 महीने का जो गैप है, 1 महीने का जो गैप है किसान का, क्या करेगा किसान? उसको घर में रखेगा। उस घर के उस बीच में जो परेशानियां किसान के साथ हुई उनको कैसे टेक ओवर करेगा? यानी कि अपनी शर्तों पे खरीदेंगे। एमएसपी की जो बात कर रही है, एमएसपी की जो बात कर रहे हैं, बाजरा यहां पे हरियाणा में एमएसपी से 1000 कम बिक रहा है। अगर ये मेरे साथी देखना चाहें तो कल ही मेरे साथ मंडी में चले, मैं इनको अपनी जो यहाँ की सोना और ताउड़ू की मंडी उसमें दिखाता हूं कि वहां पे 1000 कम में बाजरा बिक रहा है। और ताउड़ू की मंडी में भाजपा के विधायक जाते हैं, इनके गठबंधन के नेता हैं, उसको किसान अलग से रोकते हैं और व्यापारी अलग से रोकते हैं। कि ये कानून जो है किसान और व्यापारी दोनों के लिए खत्म करने वाला कानून है। जल्दी से दलबीर जी इस बात को लेकर के जवाब दे दीजिए। आपने कहा कि एमएसपी पर फसल बिक रही है, लेकिन यहां खालिद जी तो ये कह रहे हैं कि एमएसपी से 1000 कम में फसल बिक रही है। शुभेंदु जी, मैं तो बार बार एक बात अपने भाई से पूछना चाहता हूं, राजस्थान में तो आपकी सरकार है, वहां क्यों नहीं खरीदा आपने टाइम से, महंगा क्यों नहीं खरीदा? परंतु मैं एक बात बताना चाहता हूं, इनके नेता कैसे, मैं बताऊंगा। ये इनका क्या दोष है? इनका कोई दोष नहीं है। नहीं, असल माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पहले बीच में ना बोल, हमारा बड़ा मन करता पर बोलते नहीं। माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सपुत्र बताते हम 2-2 फुट लंबे आलू पैदा करेंगे, वो कब करेंगे वो बताएंगे। माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी इस राष्ट्रीय पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो लाल और हरी मिर्च के बारे में नहीं जानते। तो किसानों का भला कांग्रेस ने कभी ना किया, ना कभी कर सकती। मैं फिर कहता हूं, जो बड़े नेता आज तक कांग्रेस से निकल के किसान नेता हुए, वो कांग्रेस को छोड़ना पड़ा, उन्होंने छोड़ना पड़ा। सर छोटू राम हो, चौधरी चरण सिंह हो, देवीलाल जी हो, जननायक ताऊ देवीलाल ने कांग्रेस इसीलिए छोड़ दी थी। किसानों का भला कांग्रेस तो कर ही नहीं सकती, कांग्रेस तो नुकसान कर सकती है। और जो अध्यादेश आए कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ऑलरेडी हैं, ठीक है, इनको आप नहीं भूल सकते। परंतु मैं आपको बता रहा हूं, फसल खरीदी जा रही है, एमएसपी पे खरीदी जा रही है, टाइम पे पेमेंट दी जाएगी, सबकी फसल खरीदी जाएगी, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ना आने दी जाएगी। ठीक है सुखवंत जी, आप भी कह रहे हैं कि मंडियों के अंदर आप भी जा रहे हैं, अभय चौटाला जा रहे हैं, वहां आप लगातार कह रहे हैं कि हम किसानों की आवाज उठा रहे हैं। तो सरकार की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि मंडियों के अंदर खरीद हो रही है, उठान हो रहा है, तो परेशानी कहां है फिर? अब देखो शुभेंदु जी,
दलबीर जी कह रहे हैं कि एमएसपी भी रहेगा, मंडी भी रहेगी। जब एमएसपी रहेगा तो इनको उन कानूनों में एमएसपी रहेगी, ये बात लिखने में तकलीफ क्या है? अब हम उस प्रधानमंत्री जी का कैसे विश्वास कर लें जो 15 लाख और पता नहीं क्या क्या उन्होंने बात की थी। अब ये अपने वायदे की बात करते हैं कि जेजेपी ये वायदा करती है, तो जेजेपी ने जो चुनाव से पहले जो वायदा किया था कि हम बीजेपी को जमुना पार भेज देंगे, वो वायदा पूरा हुआ क्या? इनकी क्रेडिबिलिटी है क्या? मंडियों में जिस प्रकार से किसान की हालत है, अब शुभेंदु जी वो ये कितने बड़े बड़े बात करें, बहुत बुरी हालत है और किसान को मारने के डेथ वारंट पे इन्होंने साइन कर दिया। मैं बार बार एक बात कहता हूं। दूसरी बात, सोमवीर आर्य जी ने ये कहा कि इस चुनाव से कोई फर्क नहीं पड़ता। शुभेंदु जी मैं ये कहता हूं कि बाड़ू की जो दीवार है ना, वो जब दरकना शुरू होती है तो कुछ नहीं बचता, और ये शुरुआत होगी बड़ौदा से, उस दीवार की दरकना होगी। इसको कोई ये मत माने आप कि भाई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस उपचुनाव के बाद क्या होने जा रहा है? निश्चित रूप से लोगों में जिस प्रकार के सेंटीमेंट्स हैं, लोगों की जो भावनाएं हैं, उसके अनुसार बड़ौदा बीजेपी हारेगी, कांग्रेस भी हारेगी और बीजेपी की सरकार निश्चित रूप से जाएगी। बालू की एक दीवार है, यानी कि आप कह रहे हैं कि सरकार गिरेगी। बाड़ू की भीड़ जो है ना रुकती नहीं है, और इसकी शुरुआत होगी। नहीं, आप कह रहे हैं कि सरकार गिरेगी। निश्चित रूप से आप देखेंगे वो दूसरी बात, एक जेजेपी के प्रवक्ता साथी ने बड़ी एक लंबी चौड़ी बात कहते हैं, एक सीट से जब ये कहा जा रहा है कि इसका ना नफा होगा ना नुकसान होगा। मैं शुभेंदु जी कंप्लीट मैं आपके ही जवाब पर एक और सवाल कर रहा हूं कि जब किसी को नफा होगा ना नुकसान होगा तो सरकार कैसे गिर जाएगी? सर मैंने आपको उदाहरण दिया कि ये बाड़ू की भींत है, बाड़ू की दीवार है ये सरकार, और क्योंकि लोगों की सेंटीमेंट्स के विरुद्ध बनाई गई है, और ये बड़ौदा चुनाव से दरकना उसकी शुरुआत हो जाएगी, और बाड़ू की दीवार जब दरकना शुरू होती है तो सारी की सारी जाती है। दूसरी में जेजेपी के साथी ने कहा कि 2009 में भूपेंद्र हुड्डा ने ये किया तो हमारा जस्टिफाइड है इनका साथ देना। अब मैं ये पूछता हूं शुभेंदु जी, भूपेंद्र हुड्डा जी अगर कोई गलती करेंगे, इस देश के संविधान के साथ छेड़छाड़ करेंगे, तो इनको जेजेपी को अधिकार मिल जाता है क्या कि भाई हमने भी ये कर दिया? दूसरी बात ये है कि जेजेपी ने जो कुछ भी किया शुभेंदु जी, वो इस देश के इतिहास में काला अध्याय है, इस संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए, कि किस प्रकार से उन्होंने लोगों को ठग करके और बीजेपी की सरकार बनवा दी। और अभी जेजेपी के प्रवक्ता साथी कह रहे थे कि हम तो 1 साल का हिसाब देंगे। 1 साल का क्यों दोगे जी? आपने तो 5 साल के जो बीजेपी के कार्य थे उनको सपोर्ट करते हुए आपने सरकार बनाई है। 6 का 6 आप दो। तीसरी बात यह है कि जो बेरोजगारी की जो बात चल रही है, देखो इसमें शुभेंदु ना तो कांग्रेस ने कसर छोड़ी और ना बीजेपी ने कोई कसर छोड़ी, और बेरोजगारी में नंबर 1 क्या, ये पूरे हरियाणा को ही बेरोजगार कर देंगे जिस प्रकार, क्योंकि खेती किसानी एक ऐसा इस देश में काम है जिससे सबसे ज्यादा रोजगार मिलता है। उसी को ये लोग विनाश करने लग रहे हैं, तो बेरोजगारी तो गांव में आप देखेंगे कितनी बुरी हालत। मैं जरा जल्दी से एक जवाब दलबीर जी आपसे लेता हूं, फिर सोमवीर जी मैं आपके पास आता हूं। दलबीर जी जल्दी से जवाब इस पर। जी शुभेंदु जी, मेरे छोटे भाई अच्छी बातें कर रहे, भाषण देना बड़ा अच्छी बात है। हमने संविधान के साथ कहां छेड़खानी कर दी? 2009 में कांग्रेस ने जरूर की है, उन्होंने किस तरह से दूसरी पार्टी के विधायक तोड़े, हमने तो बड़ी अच्छा से। आपका जस्टिफाइड हो गया क्या दलबीर भाई? मैं आगे बढ़ने तो जो जी प्लीज, आप तो खूब बोल रहे थे, मैं तो बोल रहा ही नहीं। प्लीज मेरा सवाल एक था, काली भेड़ का सफेद भेड़ का, क्या नफे सिंह राठी अब सफेद भेड़ होगी? ना आपका नंबर आया तो बोलना। मैंने पूछा था आपसे, क्या नफे सिंह राठी, क्या आप पार्टी के कार्यकर्ता अगर इनेलो के हैं तो आपको भी याद होगा, चौटाला साहब एक शब्द बोलते हैं, काली भेड़ों के लिए आप कोई सिफारिश मत करना और नफे सिंह राठी के लिए खासकर मत करना। आज नफे सिंह राठी आपकी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, अब वो भेड़ सफेद कैसे होगी जरूर जवाब देकर जाना। मैं आपको एक और बात याद दिलाना चाहता हूं मेरे भाई, 2014 में इनेलो और हम एक ही तो थे। मैं तो कह रहा हूं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के पैरों में बैठकर हम राजनीति सीखी है, मैं उनका बड़ा आदर मान करता हूं। उन्होंने भी मोदी जी के लिए वोट मांगा था लोकसभा के लिए, आपको ध्यान ना हो तो। हम मोदी को सपोर्ट करेंगे, चाहे हमारी 1 सीट आए चाहे हमारी 10 सीट आए, हम भी उस पार्टी में रहे हैं। सच्चाई मानने में कोई बुराई नहीं है, क्यों हमारे बोलने हुए शब्द हैं। परंतु मैं पूछना चाहता हूं, जबान के धनी आज कहां हैं? अभय सिंह चौटाला जी जो कह रहे थे मैं संन्यास ले लूंगा अगर ये विधानसभा में कोई भी मां बेटों में से कोई चला जाए, ये पार्टी अगर कोई भी चली जाए। भैया हमने तो साढ़े प्रदेश की जनता की मतलब आप ये मान के आशीर्वाद है, 16.5% वोट लिया। आप तो सड़क के 2% पे भी नहीं रहे। फिर भी आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कृपया ना करें, बातें अच्छी करो, पॉजिटिव करी मैंने बात शुरू से आपको। ठीक है, आप उंगली उठाएं, एक उंगली आप उठाओगे तो 3 आपकी तरफ ही हो जाएंगी। मैं जरा सोमवीर जी बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं, जरा उनको भी शामिल कर लेता हूं। ठीक है, अब इससे थोड़ा सा आगे निकल जाते हैं। सोमवीर जी जरा आप ये बताइए कि कृषि कानूनों को लेकर के जिस तरीके से विपक्ष इसको मुद्दा बना रहा है या जिस तरीके से चीजें चल रही हैं, किसान अगर कहीं नाराज हैं, तो क्या ये बड़ौदा के उपचुनाव पर इसका कितना असर आप देख रहे हैं? नुकसान होगा और किसको होगा?
सोमवीर आपको जहां तक किसान बिलों का सवाल है ना जी, ये 22 जो जहां तक रिकॉर्डेड है, जो हम आपके टीवी चैनलों पर देखते हैं, 22 किसान यूनियन है छोटी बड़ी करके जो हरियाणा की, वो तो इस बिल के फेवर में शुरू से आ गई थी। अब बीजेपी का काम है उनको समझाना जाके। अब ये बिल्कुल अंडरस्टूड सी बात है। देखिए मैं एक छोटी सी बात कहूंगा, थोड़ा मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए। एक छोटी सी बात है कि जो बिल कृषि बिल है ना, इसमें 3 पार्टी है, एक सरकार है, एक विपक्ष और एक किसान है। सरकार का क्या काम है कि जितने भी बेनिफिट है, जो भी सवाल उठा रही है विपक्ष या जो किसान यूनियन के नेता उठा रहे हैं, उनको क्लैरिफाई करे कि भाई हमने एमएसपी रखनी है और मंडी ऐसे ही चलती रहेंगी। इस चीज को ये ब्लॉक लेवल पर, पंचायत लेवल पर, थाने लेवल पर जहां भी ऐड देके इनके अपने अपने नेताओं को कितने बड़े पोस्टर लगाते हैं पेट्रोल पंप पे, क्या ये इतना नहीं कर सकते कि ये जो एमएसपी और जो मंडी को कंटिन्यू रखना है, ये चीजें जनता तक पहुंचाएं। इनका तो ड्यूटी ये बनती है, इनका फर्ज ये बनता है, इनको पॉलिटिकल फायदा इसी में है कि पहुंचाए। विपक्ष का काम दूसरा, विपक्ष का क्या है, जो इस चीज के विरोध में, उनका ये काम है कि जहां पे उस बिल को पढ़ो, पब्लिक गवर्नमेंट पब्लिक डॉक्यूमेंट है, उस बिल को पढ़ो, उस कॉलम को निकालो जहां पे एमएसपी नहीं है। ये कहते हुए एमएसपी खत्म कर रहे हैं, मंडी को खत्म करें। जो उस बिल में ये चीज एब्सेंट है उसको आप जनता में ले जाइए। तीसरा जो सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, जो सबसे ज्यादा इफेक्टेड है, हमको टाइम पास करते हैं लोग थे, जो सबसे ज्यादा इफेक्टेड है वो किसान जो खेत में बैठा बेचारा, ना सड़क पे, ना राजनीति में, ना कहीं और, उसने अपनी खेती करनी है, नाच बेचना है और अपने बच्चे पालना। चलिए ठीक है, वो उसको मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये डिबेट जितनी देर देखते हैं, इतनी देर में तो अपने नियरेस्ट 15-20 किलोमीटर एवरेज हर एक जहां भी यानी कि जितना समय अभी तक सरकार को मिला है उसमें किसानों को समझा लेना चाहिए था उनको। एक सेकंड मैं ये कह रहा हूँ, एक सेकंड मैं ये कह रहा हूँ कि किसान जो है वो उठ के जाए अनाज मंडी में, वो जाके देख के एमएसपी बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है, वो इंस्पेक्टर बैठा है कि नहीं बैठा है, फूड एंड सप्लाई अफसर बैठा है कि नहीं बैठा है, वो बिचौले हैं जो आड़ती है वो बैठे कि नहीं है, तो वो आके देख ले, दूध का दूध पानी हो जाएगा। ठीक है सर, इसमें ठीक है, मैं जरा जल्दी से एक जरा जल्दी से रिएक्शन लेता हूं दलबीर जी से। दलबीर जी जरा 10 सेकंड में इस बात को लेकर के जवाब दे दीजिए। क्या आप समझाने में नाकाम साबित हो रहे हैं किसानों को कि ये जो कृषि कानून है वो आपके फायदे के लिए ही है, और आपको लगता है कि इससे नुकसान होगा आपके गठबंधन को इस उपचुनाव में? सवेंदु जी, मैं तो पहले ही दिन से कह रहा हूं, कोई कमियां हमारी रही होंगी जो किसान को उतना नहीं समझा पाए, परंतु मैं फिर कहता हूं किसान रोड पर नहीं है, किसान तो अपने काम पर लगा हुआ है। आर्य जी भी वही बात करे, मैं वही बात कर रहा हूं, और मैं रोज ये बात कहता हूं, किसान का माल खरीदा जा रहा है, किसान का माल कटाई पे किसान लगा हुआ है, कटाई पर लगा हुआ है, किसान भेज रहा है, सरकार खरीद रही है, टाइम पर हम पैसा देंगे, सही तरीके से खरीदेंगे, ठीक है, बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था करेंगे। कोरोना काल के टाइम में हमने गेहूं की फसल कितने अच्छे से, लेकिन सर सवाल ये है कि किसान ये पूछ रहा है कितने समय तक? सर अब तो ठीक है, अब हालात मंडी में कोई खराब नहीं है, अब काफी हद तक कंट्रोल कर ली, सोमती दिखते ठीक है, मैं मान के गया हूं आपके चैनल। ठीक है, ठीक है खालिद जी, फिर उसके बाद में सुखन जी आपके पास। ये जो पहले जो छेड़छाड़ की बात इन्होंने की कानून के साथ, पहले तो आप ये बताएं, कोरोना की बात करते हैं सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं, लेकिन इन बिलों को अब जो कानून है इनको पास कराने की उस तरह से क्या आवश्यकता थी? कृषि कानूनों को लेकर के आप इस विषय को जनता के बीच तक पहुंचा पाएंगे? बड़ौदा की जनता के बीच तक जो बात है, किसानों को समझाने की जो बात है, जब इनके यहाँ दिल्ली कृषि मंत्री से मिलने किसानों के 29 संगठनों नेता गए तो उन्होंने बाहर आके क्या कहा? क्या वो मीडिया ने देखा नहीं, देश ने देखा नहीं? उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ वहां अपनी पट्टियां पढ़ाई गई, हमसे कोई हमारे कानून में बदलने की हमसे कोई नहीं थी। ठीक है, वहां के जो मुख्य सचिव थे हमें उल्टा अपनी आप इस विषय को बड़ौदा की जनता तक समझा पाएंगे? खालिद जी, जनता को समझा पाएंगे, जनता समझ चुकी है, हरियाणा का पूरा बच्चा समझ रहा है, बड़ौदा एक छोटा सा सुखमन जी 10 सेकंड आपके पास, जल्दी से। शुभेंदु जी, मैं एक तो जेजेपी के प्रवक्ता साथी का काली भेड़वाड़ी पर जवाब दे दूं ना, फिर ये कहेंगे कि जवाब नहीं दिया। देखो, सबसे ज्यादा जो काली भेड़े हैं ना वो जेजेपी वाले लोग हैं। नफे सिंह राठी जी के ऊपर इन्होंने कहा, ये बिल्कुल मैं इस बात का स्ट्रांग प्रोटेस्ट करता हूं कि ये बताएं कि कब उनके बारे में कहा, ये कोरिलेट ना करें। हाँ, ये मैं जवाब दे रहा हूँ, पर्सनल चीज है। तीसरी बात नहीं, पर्सनल नहीं, उन्होंने सवाल पूछा तो मैं जवाब दे रहा हूँ, सारी चीजें भाई सारी सुना देंगे। दूसरी बात, एमएसपी की जो बात है ना, जैसे आर्य साहब भी कह रहे थे और मैं ये कहता हूं कि किसी कांटों वाले पेड़ को बीज लगाते ही तो वो कांटे नहीं देना शुरू कर देता है ना। किसी भी कानून का असर
कुछ सालों में आता है। हाँ, और यानी कि कोई भी आपको पेड़, लगता है कांटों वाला पेड़ आपने लगा दिया बीज हाँ, उसका, और आप कहो दूसरे दिन कि देखो इसने कांटे तो नहीं दिए। चलिए ठीक है, आपको लगता है कि इससे आने वाले समय में किसानों को नुकसान बहुत होगा? बहुत सरकार भारी ये नुकसान मानकर चल रही है। बहुत शुक्रिया, MSP का ये बहुत शुक्रिया सभी का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपना समय देने के लिए। लेकिन जरा जाने से पहले आज का सवाल जो कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपके सामने रखा था, वो जरा एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं। सवाल ये कि क्या कांग्रेस की गुटबाजी बड़ौदा उपचुनाव में उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है? हाँ और ना में आपको अपना जवाब देना था। जरा देख लेते हैं कि हरियाणा प्रदेश की जनता ने क्या जवाब दिया। 44% लोगों की तरफ से हाँ में इस पर जवाब दिया गया और 56% लोगों ने ना पर इस पर जवाब दिया है। यानी कि कांग्रेस की गुटबाजी बड़ौदा उपचुनाव